हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था खिलाफत मूवमेंट और गांधी जी की बुक हिंद स्वराज के बारे में। इसके बाद हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, गांधी जी प्रपोज्ड। नॉन कोऑपरेशन कैसे मूवमेंट बन सकता है, गांधी जी प्रपोज करते हैं। और इस प्रपोजल को लेकर इनिशियल में कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा खींचातानी थी, लेकिन फाइनली कांग्रेस सेशन जो नागपुर का होता है दिसंबर 1920 में, उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, किस तरीके से मूवमेंट अनफोल्ड होता है, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें कौन कौन हिस्सा लेता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ये हम समझेंगे। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। डिफरिंग स्ट्रैंड्स मीन्स अलग अलग पहलू। स्ट्रैंड्स का मतलब है एस्पेक्ट्स, पहलू। तो अलग अलग पहलू जो मूवमेंट के अंदर हैं उनको हम समझेंगे। नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है जनवरी 1921 में। वेरियस सोशल ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सबका अपना एस्पायरेशन होता है। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ स्वराज, सभी कॉल ऑफ स्वराज के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, लेकिन उनके लिए टर्म स्वराज का अर्थ अलग अलग था। अब द मूवमेंट इन द टाउन्स, शहरों में ये मूवमेंट कैसे होता है। शहरों में ये मूवमेंट मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स कॉलेजेस, हजारों स्टूडेंट्स स्कूल्स और कॉलेज छोड़ देते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे थे। हेडमास्टर्स टीचर्स रिजाइंड, जो हेडमास्टर थे टीचर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, लॉयर्स ने जो भी लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉटेड, काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट किया गया। एक्सेप्ट मद्रास प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस को छोड़कर वहाँ पर एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, जिसने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया था। ये जस्टिस पार्टी जो थी ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वो अधिकार मिल सकते हैं जो कि सामान्य रूप से केवल ब्राह्मण्स को ही मिल पाते हैं। इसलिए जस्टिस पार्टी ने इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया। अब आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप्स पिकेटेड, पिकेटेड का मतलब होता है a form of demonstration or protest by which people block the entrance to a shop, factory और ऑफिस, एक तरीके से विरोध। तो लिकर शॉप्स का विरोध करा गया। फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड, ह्यूज बॉन फायर्स, जो फॉरेन कपड़े थे विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई। फॉरेन क्लॉथ इंपोर्ट बिटवीन 1921 टू 22 हाफ, फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट 1921 से 22 के बीच आधा हो गया और जो वैल्यू थी 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई, 102 करोड़ से 57 करोड़। और अब बहुत सारे स्थानों पर मर्चेंट्स ट्रेडर्स रिफ्यूज्ड कर देते हैं कि भैया अब हम फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही फॉरेन ट्रेड्स को फाइनेंस करेंगे। फिर जैसे जैसे बॉयकॉट मूवमेंट फैलता जाता है लोग इंपोर्टेड क्लॉथ्स
को डिस्कार्ड करने लगते हैं और इंडियन क्लॉथ्स को प्रेफर करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जो प्रोडक्शन होता है इंडियन टेक्सटाइल और हैंडलूम का, ये बढ़ जाता है, लेकिन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लोड डाउन। ये जो मूवमेंट है धीरे धीरे स्लो पड़ने लगता है। क्यों पड़ने लगता है? इसके पीछे रीजन होता है, खादी वाज एक्सपेंसिव, खादी महंगी थी जो मिल्स में जो कपड़े बन रहे थे उनकी तुलना में। तो अब क्या होता है कि जो लोग रहते हैं वो खादी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे महंगा होने के कारण, और उनके पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं था, नो अल्टरनेटिव। जब अल्टरनेटिव नहीं था तो उनको फाइनली जो कपड़ों का ये बॉयकॉट कर रहे थे उनको यूज करना पड़ा। नेक्स्ट, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कॉलेज, स्कूल्स, उनका जो बॉयकॉट किया जा रहा था उसके कारण भी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इसका भी कोई अल्टरनेटिव नहीं था, नो अल्टरनेटिव। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स और टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज में लौटना पड़ा, और लॉयर्स ज्वाइंड बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स। लॉयर्स को भी गवर्नमेंट कोर्ट्स में वापस आना पड़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड। थैंक यू।